जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एपीजीएस पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम पंचायत को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राम सेवक कौन होता है, बीडीओ कौन होता है, फिर से जिला पंचायत अधिकारी कौन होता है। इसके बाद समझेंगे कि मुखिया को कैसे हटाया जाता है, फिर इनका चुनाव कौन करवाता है, फिर राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में जानेंगे और फिर रुख करेंगे शहर की ओर कि शहर में कैसा पंचायत है, वहाँ किस तरह से काम होता है पंचायत का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं कि पहला आपका है ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। ठीक, ये 3 भागों में हो गया। तो अब आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसके लिए मुखिया को चुना जाता है। ग्राम पंचायत के स्तर के लिए जनता द्वारा जो चुना जाता है वो मुखिया चुना जाता है। पंचायत समिति के लिए किसे चुना जाता है तो पंचायत समिति के लिए ब्लॉक प्रमुख को चुना जाता है, जिसे चेयरमैन भी कहते हैं। और जिला परिषद के स्तर पर किसे चुना जाता है वो अध्यक्ष को चुना जाता है। ये सब क्या होते हैं कि ये सब जनता द्वारा चुने जाते हैं। और अब बताइए कि इन लोगों को कोई काम करवाना होगा तो क्या वो सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमको ये काम करवाना है? नहीं, उसके लिए सरकार ने अपना प्रतिनिधि हर एक स्तर पर भेजा है। जैसे कि ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सेवक को भेजा है, पंचायत समिति के स्तर पर बीडीओ को भेजा है जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी कहते हैं, और जिला परिषद के स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी को भेजा है। ठीक है, और ग्राम सेवक को वीडीओ भी कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो मान लीजिए इनको कोई काम करवाना होगा तो ये इन लोगों से संपर्क करेंगे। अब देखिए, एक परीक्षा में सवाल आया था कि सरकारी स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच आपसी कोऑर्डिनेट का काम कौन करता है? तो आपसी कोऑर्डिनेट का काम पंचायत समिति करती है, जिसके सरकारी अधिकारी होते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि मान लीजिए किसी मुखिया को काम करवाना है तो वो किससे कहेगा कि हमको ये काम करवाना है? क्या वो ब्लॉक प्रमुख से कहेगा, क्या वो अध्यक्ष से कहेगा, या क्या वो बीडीओ से कहेगा, क्या वो जिला पंचायत अधिकारी से कहेगा? तो वो इन लोगों में से किसी को नहीं कहेगा, वो कहेगा ग्राम सेवक से कहेगा कि ग्राम सेवक जी, हमको हमारे गांव में, हमारे पंचायत में एक पोखर खोदवाना है या फिर रोड बनवाना है। तो मुखिया या प्रधान किससे कहेगा? ग्राम सेवक से, और ग्राम सेवक बीडीओ से कह देगा कि इस पंचायत में ये काम करवाना है, और फिर बीडीओ किससे कह देगा? जिला पंचायत अधिकारी से, और जिला पंचायत अधिकारी क्या करेगा कि वो पास कराकर किसको देगा? क्या वो सीधे ग्राम सेवक को दे देगा? नहीं, वो देगा बीडीओ को, क्योंकि बीडीओ जो होता है वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच आपसी कोऑर्डिनेट का काम करता है। तो बीडीओ को देगा और बीडीओ दे देगा किसको? ग्राम सेवक को दे देगा। तो इतना तो आप समझ गए। अब यहाँ बात आती है कि अगर मुखिया का मन बढ़ जाए तो इसको हटाना कैसे है? मान लीजिए कोई मुखिया है और उसका खेत जो है किसी और के खेत से सटा हुआ है, और वो बोल रहा है कि नहीं, ये खेत जो आपका खेत है वो वहां तक नहीं, वहां तक मेरा है। जैसे कि अब मान लीजिए घर से एकदम सोकर मुखिया निकला है, अब पान खा लिया है, ठीक है, अब पान खा लिया, गमछा इसे रख लिया है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और खेत पर पहुंचा तो वहां ट्रैक्टर लेकर पहुंचा है, ठीक है, और बोला है कि नहीं ये मेरा है, ये सब मेरा है, जोत दे, सब जोत दे। तो अब क्या वो जोत देगा? तो इसके लिए वो मन बढ़ाई कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? उसके हटाने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए ना। तो उसको हटाने के लिए भी कोई एक प्रावधान है कि मान लीजिए जिस पंचायत में का वो मुखिया है वहां के जितने भी वार्ड मेंबर हैं वो एक लिखित प्रस्ताव लिखेंगे कि ये मुखिया ठीक नहीं है, ये बहुत मनबढ़ई कर रहा है। तो वो किसको लिखेंगे लिखित प्रस्ताव? क्या वो ब्लॉक प्रमुख को लिखेंगे या अध्यक्ष को लिखेंगे? नहीं, वो लिखेंगे सरकारी कर्मचारी जिला परिषद के स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई कहीं 5-7 गांव मिलाकर एक पंचायत होता है ना, तो ये गांव है, ये पंचायत है, मान लीजिए इस पंचायत में 5 गांव है, ठीक है, और 5 गांव में हर एक गांव में 3-3 वार्ड है ना। तो 3-3 वार्ड है तो 5 गांव मिलाकर कितने वार्ड हो गए? 15 वार्ड हो गए, और 15 वार्ड हो गए
तो टोटल 15 वार्ड हो गए, तो क्या 15 का 15 साइन कर देगा उस पर? जो लिखित प्रस्ताव जाएगा उस पर 15 का 15 नहीं ना साइन करेगा, उस पर कोई पक्ष में तो होगा मुखिया का। हाँ, तो अब क्या करेगा कि मान लीजिए ये कोई बोल रहा है कि क्या वो 9 वोट से हट जाएगा मुखिया, 9 वोट प्रस्ताव में, उसको हटाने के प्रस्ताव में है कि 9 वोट दे दिया गया तो वो हट जाए, नहीं, उसको 9 वोट नहीं दिया जाएगा तो हटेगा, क्योंकि ये प्रावधान है कि टोटल जितने भी वार्ड मेंबर हैं उन सबों में से 2/3 वोट से उस पर लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। तो मान लीजिए इस गांव में टोटल मेंबर 15 हैं और 2/3 है ये, तो 2/3 क्या हो जाएगा 10, यानी कि उस लेटर पर 10 वार्ड मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो हटेगा। तो वो दे देंगे जिला पंचायत अधिकारी को कि ये मुखिया ठीक नहीं है, इसको हटा दिया जाए। तो जिला पंचायत अधिकारी क्या करेगा, इस मुखिया को हटा देगा। ठीक है, ये मुखिया हट गया, भाई हट गया तो यहाँ चुनाव करवाना भी जरूरी है कि नहीं है, तो यहाँ चुनाव करवा जाएगा। तो 6 महीने के अंदर यहाँ चुनाव करवा दिया जाता है। अब बात आती है कि चुनाव कौन करवाएगा, तो चुनाव करवाने का काम राज्य चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, ये राज्य चुनाव आयोग का होता है। अब मान लीजिए 6 महीने के अंतर्गत है तो यहाँ कहीं भी एक जगह है तो वहां करवा दिया जाएगा, बट अगर पूरे राज्य में चुनाव करवाना है मुखिया ये पंचायत का, तो उसके लिए कौन चुनाव करवाएगा, तो वो भी राज्य चुनाव आयोग ही करवाएगा। बट निर्णय लेने का काम राज्य सरकारें करेंगी। कैसे निर्णय लेने का राज्य सरकारें काम करेंगी, समझिए। जैसे कि मान लीजिए चुनाव के लिए जो पोलिंग बूथ बनाया जाता है अक्सर सरकारी कॉलेजेस और सरकारी स्कूलों को ही बनाया जाता है। तो उसके लिए अब क्या होगा कि मान लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 महीने में बोर्ड का एग्जाम होता है 10th और 12th का, तो उस टाइम कॉलेज और स्कूल खाली नहीं रहेगा। तो उस टाइम अब कहेगा कि चुनाव है कि नहीं, हम फरवरी में एग्जाम लेंगे, तो राज्य सरकार कहेगा कि नहीं, अब फरवरी में नहीं चुनाव होगा, ये चुनाव होगा अप्रैल या मई में, क्योंकि इस टाइम बच्चों का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो चुनाव का निर्णय जो लेगा वो राज्य सरकार लेगी, बट चुनाव करवाने का काम करेगा ये राज्य चुनाव आयोग करेगी। ठीक है, अब इतना समझ गए। अब बात यहाँ कई बच्चों को ये लगती है कि राज्य चुनाव आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाती है, क्या वो केवल पंचायत का ही चुनाव करवाती है, क्या वो एमएलए और एमएलसी का भी चुनाव करवाती है, तो नहीं, एमएलए और एमएलसी का चुनाव वो नहीं करवाती है, वो केवल राज्य चुनाव आयोग वो केवल पंचायत का चुनाव करवाती है। एमएलए और एमएलसी का चुनाव केंद्र चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, इतना जान गए। और अब चलते हैं शहर की ओर की। शहर की ओर कैसी व्यवस्था है पंचायत की, तो सबसे पहले शहर को ही नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, नगर पालिका। अब शहर में कैसी पंचायत की व्यवस्था है, तो शहर में भी 3 प्रकार की पंचायत की व्यवस्था रखी गई है। एक है नगर पंचायत, एक है नगर परिषद, एक है नगर निगम। ठीक है, 3 तरह की पंचायत की व्यवस्था। यहाँ नगर पंचायत के लिए छोटे शहर हैं जैसे कि ब्लॉक या तहसील हो गए, नगर परिषद के लिए मध्यम शहर हो गए, इसमें सभी जिले आ जाते हैं मध्यम शहर में, ये नगर परिषद के अंतर्गत आता है। और फिर आपका हो गया नगर निगम। नगर निगम का मतलब कि बहुत बड़ा शहर, मतलब समझ जाइए कि सोनू निगम जैसे सबसे बड़े हैं ना सोनू निगम, वही समझ जाइए। तो नगर निगम, तो नगर निगम में सबसे बड़ा शहर आ जाएगा, तो ये राजधानी हो जाएंगी, मेट्रो सिटी हो जाएंगी। अब बात फंसती है कि मेट्रो सिटी किसे कहेंगे, तो मेट्रो सिटी उसे कहेंगे जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से पार हो, उसे मेट्रो सिटी कहेंगे। समझ गए ना। अब देखिए, अब इसके लिए भी जनता द्वारा चुनकर कोई भेजा जाना चाहिए ना, कि यहाँ भी कोई जनता की बातों को सुने, नहीं तो यहाँ केवल सरकारी अधिकारी होंगे तो जनता की बात कौन सुनेगा। तो उसके लिए नगर पंचायत के लिए चेयरमैन को नियुक्त किया गया, जो तहसील लेवल पर होते हैं। यहाँ बताए ब्लॉक प्रमुख, ये मुखिया से बढ़ के होते हैं ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, ये तहसील लेवल के होते हैं चेयरमैन। और नगर परिषद में नगर परिषद अध्यक्ष, जो यहाँ भी हम बताए हैं अध्यक्ष जिला परिषद के लेवल के होते हैं, वही होते हैं नगर परिषद के अध्यक्ष। समझ गए ना। और देखिए, नगर निगम में होते हैं मेयर या महापौर का चुनाव होता है, यहाँ इनको मेयर या महापौर कहा जाता है। और नगर निगम में भी कई वार्डें होती हैं, तो उस वार्ड में भी मेंबर होंगे, तो उस वार्ड मेंबर को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वार्ड काउंसलर। या नगर निगम के मेयर, ये तो मेयर या महापौर हो गए, इसके वार्ड के मेंबर को क्या कहा जाएगा, वार्ड काउंसलर। इनकी शक्ति बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनके पास अथाह शक्तियां हैं।
जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए मेरी ही शादी है, ठीक है, और मेरी शादी लखनऊ में है ना, और हम नगर परिषद से परमिशन नहीं लिए हैं और पूरे लखनऊ भर में हर एक पोल पे, हर एक गली मोहल्ला में डीजे लगवा दिए, हर एक गली मोहल्ला में डीजे लगवा दिए और पूरा एकदम जो लखनऊ शहर है अब गाना चला दिए हैं। कौन सा? डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे, गाना चला दे, गाना चला दे। अब यही गाना चला दिए और पूरा लखनऊ शहर एकदम धक 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 कर रहा है, चोय चोय कर रहा है। अब भैया एकदम दलदला जाएगा, भूकंप आ जाएगा एकदम लखनऊ शहर में। तब आएगा नगर निगम वाला, कौन है रे, कौन है रे, कौन है रे? तो अब कहेगा कि ये कौन है? तो कोई कहेगा कि ये एपीजेएस पॉइंट वाला है, इसका शादी है। अब कहेगा ये कौन है? हिटलर है, एपीजेएस पॉइंट वाला है, तो काटो। तो अब क्या करेगा कि मेरा तरवा काट देगा वो उसका डीजैया का। अब उस पर अब मेरे पर कार्रवाई करेगा, सब बंद हो जाएगा। तो इतना इन लोगों का के पास पावर होता है, बहुत पावर होता है, मजाक के लिए हम बोले तो समझ जाइए। ये हो गया, इतना हम लोग समझ गए। तो अब चलते हैं कि इनके बीच यानी कि ग्रामीण और शहरी के बीच कॉमन क्या होता है। तो कॉमन के लिए कार्यकाल जो जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, इन लोगों का तो कार्यकाल 5 साल होता है, इनका भी और इनका भी। ये किनके अधीन काम करते हैं? तो ये राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या होता है? दोनों का उद्देश्य क्या होता है? सत्ता की शक्ति को विकेंद्रीकरण करना, जो हम पहले लेक्चर में समझा दिए कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। और आरक्षण भी इनमें दिया जाता है, दोनों में आरक्षण दिया जाता है। कहीं फीमेल को ही वहां खड़ा होने के लिए कहा जाएगा, और कहीं एसी एसटी का सीट हो जाता है तो कहीं एसटी का सीट हो जाता है, और कहीं फीमेल के लिए 33% का प्रावधान होता है। और बिहार में तो 50-50 है कि आधा फीमेल और आधा मेल उठेंगी। तो ये सब है। अब मान लीजिए कि किसी पंचायत में या किसी मान लीजिए पंचायत में, मान लीजिए, ठीक है, तो पंचायत में कोई चुनाव होना है और उससे पहले वहां का जो आरक्षण था वो मेल का था, ठीक है, कि यहाँ मेल ही उठेंगे, फीमेल नहीं उठेंगी। तो पहले का वहां का मुखिया है मेल। अब क्या हुआ कि दूसरी बार जब चुनाव आया तो 5 साल बीत गया तो वहां का हो गया फीमेल, यानी कि आरक्षण के वजह से वहां फीमेल की सीटें हो गई। तो जब फीमेल की सीट हो जाएगी अब तो वो मुखिया उठ नहीं पाएगा। अब कहेगा कि मेरा ऐसे ही शक्ति चला गया। तो अब क्या करेगा ना कि अपनी पत्नी को उठा देगा, उठ जाओ तू ही उठ जाओ, उसको उठा देगा और जीत जाएगा। अब जब जीत जाएगा ना, अब क्या करेगा कि जब जीत जाएगा तो केवल नाम के लिए वो उसकी पत्नी है, काम तो यही करेगा। अब मान लीजिए किसी को आवास बनवाना है या कुछ भी बनवाना है तो कोई जाएगा, मुखिया जी हमारा आवास बनवाए के बाद, तो कहेंगे दो, तो उस पर क्या साइन करेगा? उस पर साइन करेगा सुगिया देवी, अपने पत्नी का नाम सुगिया देवी और आदि नाम होगा जो उस पर साइन कर देगा। इतना शहर गांव में बहुत कुछ होता है। चलिए, इतना समझ गए ना क्या होता है। तो आगे हम समझते हैं कि इन सबों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई। तो इन सबों को संवैधानिक मान्यता, इसको तो हम पढ़ा दिए हैं कि ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको संवैधानिक मान्यता दी गई। इसमें इसको 1993 में 73वां संविधान किया गया। आर्टिकल 243 के क से अ तक टोटल 29 प्रावधान जोड़े गए और इसको अनुसूची 11वीं अनुसूची में रखी गई है, ठीक है, ये तो हम बता दिए। और इसको किस अनुसूची में रखी गई है? तो ये है कि 12वीं अनुसूची में रखी गई है। और इसको भी 74वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में। और टोटल इसमें कितने प्रावधान है? तो टोटल 18 प्रावधान है। तो हम पंचायत के बारे में पूरी जानकारी ले लिए और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।